में हमें देखने को मिला। और सब पहली बात तो ये देखोगे आप कि ये पहला इलेक्शन था जिसमें विपक्ष पार्टी भी खुश है, सत्ता पक्ष भी खुश है, यानी और आम जनता भी खुश है, लगभग सभी लोग खुश थे। क्यों रीजन थे, क्या क्या रीजन थे वो अलग बात है, हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट पे बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है 18वीं लोकसभा चुनावों के बाद नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने वाले वो दूसरे प्रधानमंत्री बन जाते हैं, क्योंकि इससे पहले लगातार 3 कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी किए थे पूरे। पहला कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल और तीसरा कार्यकाल हालांकि उनका पूरा नहीं हुआ था, लेकिन 1964 में उनकी डेथ हो गई आकस्मिक तरीके से। देखा जाए तो 3 लगातार कार्यकाल को पूरा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इस बार जो है कि इन्होंने थर्ड जो है कि पूरा टर्म पूरा करेंगे। और हर पॉइंट में हमारा फोकस उन चीज़ों पे ज़्यादा रहेगा जहां से एग्जाम्स में प्रश्न बनने वाले हैं। और जो 1-2 लाइन एक्स्ट्रा लिखी गई है वो इसलिए कि ताकि आपको चीज़ें रटने में आसान हो जाए, ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। यहाँ देखोगे 18वीं लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए जिसको कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जीत हुई थी। और इसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 9 जून 2024 को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने, लगातार तीसरी बार। इससे पहले हालांकि इंदिरा गांधी जी भी 3 बार प्रधानमंत्री बन चुकी हैं, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, परंतु इन दोनों पर्सनालिटी ने लगातार अपने टर्म्स पूरे नहीं किए थे। जैसे 67 से 69 के आसपास 2 साल के लिए गूंगी गुड़िया के नाम से इंदिरा गांधी जी को बैठा दिया था, मोरारजी देसाई थे, के कामराज जी थे, लेकिन बाद में फिर उन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए थे। दैट्स क्लियर, नहीं पूरे नहीं किए थे, बीच में मोरारजी की सरकार आ गई थी 77 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था 3 लगातार, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और इससे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। यहां पर देखो जो चीज मैं बता रहा हूं वही यहां पे लिखा है कि नेहरू के बाद मोदी जी देश के ऐसे दूसरे नेता हो गए जिन्होंने लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। तो ये चीज पता रहनी चाहिए। देखो ये वो पॉइंट है जो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब जिसको इतिहास नहीं पता होगा वो नेहरू जी का नाम याद रखेगा कि इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, वहां पे कंफ्यूजन होगा। और ये चारों पर्सनैलिटी मैंने बता दी 3-3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मोदी जी से पूर्व जवाहरलाल नेहरू जी लगातार 3 कार्यकाल, 1952 में जब उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री का पद संभाला, फिर 57 में दूसरी बार और फिर 62 में तीसरी बार। लेकिन इंडो चाइना वार की वजह से 64 में जो है कि वो काफी आहत हुए और उनकी हेल्थ डाउन होती चली गई और उनकी डेथ हो गई, और इसलिए इनको भी इसमें काउंट किया था। मोदी जी स्वतंत्र भारत के 20वें प्रधानमंत्री बने। देखो लोकसभा की अगर हम बात करें तो 18वीं लोकसभा चल रही है, कई बार ऐसा होता है ना क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री का क्रम बात करें तो स्वतंत्र भारत के 20वें प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन शामिल हुआ, ये कई बार जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। याद होगा जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी बने थे पहली बार प्रधानमंत्री, तो उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया था पाकिस्तान से संबंधों को बेहतर करने के लिए, लेकिन उनकी वो रणनीति फेल हो गई, क्योंकि मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे थे, परंतु जो हमारा दुष्ट पड़ोसी है वो नहीं मानना चाह रहा था कि हम भारत के साथ मित्रता करें। फिर मोदी जी ने उसकी पॉलिसी को स्किप कर दिया। आगे देख लेते हैं यहाँ पे। अब नेबरहुड पॉलिसी का मतलब हो गया आपके पड़ोसी पहले, अर्थात हम पहले पड़ोसियों को वरीयता दे रहे हैं कि अगर भारत जैसी विकसित राष्ट्र में, जो कि दक्षिण एशिया में या एशिया में देखोगे तो दूसरे नंबर पे आता है, चाइना, भारत, जापान, इस तरीके, वहां पर अगर कोई सत्ता पलट रही है या कोई नए प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन हो रहा है तो वहां पर पड़ोसियों को बुलाना भी एक हमारे लिए गौरवान्वित बात होती है। तो कौन कौन शामिल हो गया देखोगे नेबरहुड पॉलिसी और सागर विजन के तहत पड़ोसी देशों के नेताओं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिनको मोदी जी जो है कि बहुत मानते हैं, शेख हसीना वही है ना कि हसीना दिल ले गई हमारा, और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, भूटान के प्रधानमंत्री सेरिंग टोंगवे, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, ये वही मुइज्जू है जो आंख दिखा रहा था हमें, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को आमंत्रित किया गया। अब इसमें एक चीज नोटिस की, 2014 में मोदी जी ने पाकिस्तान को नॉमिनेट किया था, बुलाया था, लेकिन इस बार उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वो समझ गया कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो पाएगी चाहे आप कितने भी साल पाइप में रख लो। अर्थात पाकिस्तान को कितना भी प्यार से समझा लो लेकिन वो नहीं मानेगा, वो आतंकवादी घटनाएं करेगा। तो ऐसे लोगों को हमें अपने घर पे आमंत्रित नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी इस बार बहुत ड्रामेटिक हो रहा है, मतलब कि काफी कंफ्यूजन हो रहा है। एससीओ की मीटिंग इस बार पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से निमंत्रण आया हुआ है, देखते हैं मोदी जी क्या डिसीजन लेते हैं कि एससीओ में जाएंगे कि नहीं। जैसे पिछली बार सार्क की मीटिंग में इन्होंने बाइकआउट कर दिया था। तो ये चीजें हैं, आगे देखते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना कि कौन कौन से देश से और कौन कौन से नेता आए थे, मिलान करने के लिए प्रश्न आएगा इस पॉइंट से बिल्कुल। फिर यहां पर देखेंगे 18वीं लोकसभा 19 अप्रैल से
1 जून 2024 के 7 चरणों में चुनाव आयोग के द्वारा कराए गए थे। चुनाव के बाद 4 जून 2024 को मतगणना की गई थी, यानी उस दिन रिजल्ट आ गया था। तो इसे देख ले, क्योंकि 1 जून में आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र था बनारस में भी हुए थे, और उसके बाद 4 जून को परिणाम आ गए थे। काश इतनी ही जल्दी हमारी वैकेंसी के भी परिणाम आ जाते, तो बच्चों की उम्र नहीं निकलती छात्रों की, ठीक है। कईयों की शादी विवाह रुके होते हैं, कई लोगों की बहुत सारी जिम्मेदारियां रुकी होती हैं, लेकिन आरओ का पेपर देखो 11 फरवरी को हुआ, लीक होने के बाद 2 महीने बाद पेपर हो जाना चाहिए था। कहाँ उठा के फेंका? लास्ट दिसंबर में, पूरा साल खराब कर दिया। लेकिन नेता हैं, नेता लोग अपनी कुर्सी पहले बचाते हैं, 3 दिन में पूरा का पूरा रिजल्ट आ जा रहा है उनका। आगे देखते हैं, यूपी में कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद है और उनकी आयु मात्र 25 वर्ष 3 माह है। देखा जाएगा तो इस बार समाजवादी पार्टी से बड़े कीर्तिमान लोग आए हैं। अगर आप देखो सहारनपुर से सहारनपुर से ही सांसद आई हैं इकरा हसन जी, वो भी बहुत यंग एज की हैं। फिर कौशाम्बी से समाजवादी नेता जो आए हैं बहुत यंग एज के हैं। उसी तरीके से जौनपुर में जो सरोज तूफानी की बेटी चुनाव जीत के आई है, वो भी बहुत यंग एज की है। कहने का मतलब है कि काफी यंग लोग आए हैं जो युवाओं की बात उठाएंगे, भ्रष्टाचार की बात उठा सकेंगे। तो ये भी पूछा जाता है कि पूरी 18वीं लोकसभा सांसद में कौन सबसे युवा जो है कि सांसद है। तो आपको याद रखना समाजवादी पार्टी, और वो भी उत्तर प्रदेश से ये हैं, उनकी आयु 25 वर्ष 3 माह। तो उम्र याद नहीं रखनी है, याद रखना कैंडिडेट का नाम पुष्पेंद्र सरोज, जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। इस लोकसभा के लिए निर्वाचित 543 सांसदों में 74 महिलाएं हैं, जो कि पिछली 17वीं लोकसभा में कितनी थी? 78 निर्वाचित हुई थी। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ महिलाओं की संख्या गिरी है, अर्थात गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर आप देख लो कि 74 महिलाएं इस बार है 74, जबकि 78 पिछली बार थी। फिर आगे हम बात करेंगे कि 18वीं लोकसभा का जो गठन हुआ, कई बार गठन की डेट पूछी जाती है। 24 जून 2024 को हुआ था, 4 जून को परिणाम आया था, फिर शपथ ग्रहण होता, फिर 24 जून को पहला इसकी सत्र लगा था। भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा से सांसद रह चुके भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा के प्रोटम स्पीकर चुना गया। ठीक है, ये सारी पॉइंट मैंने ऐसे एड ऑन कर रखे हैं कि जो पूरी मैगजीन पढ़ोगे, फिर उसमें छांटोगे, फिर जब रिवीजन करोगे तो बार बार उन पे फोकस करना पड़ेगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन हमने अंडरलाइन की थी या कलर किया था। और एक तो इतना छोटा छोटा लिखा होता है ना घटनासार की मैगजीन में कि हमें पढ़ने में भी दिक्कत होती है। तो इसीलिए आप हमारे इन शॉर्ट नोट्स को परचेस कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो, अदरवाइज आप क्लास से देख सके अपने नोट्स बना सकते हो। कुल मिला के यहाँ पे बिल्कुल मक्खन जिसे कहते हैं ना, क्रिस्पी नोट्स वो तैयार किए गए हैं। और यही हमारी पहचान भी है घटना चक्र की, या फिर लक्ष्य भेद की, तपस्या की, करंट अफेयर्स की। ग्लैंस एकेडमी इसी की पहचान को बनाए रखना चाहता है कि उसके नोट्स में जो क्वालिटी है वो जरूर रहनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर आपको समझ में आ गया। आगे भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान कोटा से लोकसभा सांसद ओम बिरला जी को एक बार फिर से 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष, और जबकि वो 17वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे, और ये कोटा से सांसद हैं। 18वीं लोकसभा के चुनावों के साथ ही 4 अन्य राज्यों में भी चुनाव चल रहे थे। आपको याद होगा 2022 में भी जब इलेक्शन थे तो वहां पे पूछ लिया गया था क्या अध्यक्षों कौन कौन अध्यक्ष बने या वहां की विधानसभा सीटें क्या थी। तो ये 2022 में पूछा गया है या 2023, किसी एक का पूछा गया है। तो ठीक इस बार भी पूछने की चांसेस हैं। यहां देख लो 4 अन्य राज्यों में जो इलेक्शन हो रहे थे, एक आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में, सिक्किम में और अरुणाचल में। इन 4 जगह विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हुए। अगर हम अलग अलग इलेक्शन की बात करें कि कहां कहां पे क्या क्या रिजल्ट आए, तो अरुणाचल प्रदेश में देखोगे पेमा खांडू जी के नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन हुआ, अर्थात अरुणाचल के सीएम कौन बने वर्तमान? पेमा खांडू जी बने। और यहाँ पे जो विधानसभा सीटें वो कितनी है? 60 सीट है। 2 जून को ही यहाँ पे मतगणना की गई थी और 11वीं विधानसभा का गठन किया गया। हालांकि ये 2 लाइन बस एक्स्ट्रा लिखी गई है आपके कनेक्टिविटी के लिए, यानी जानकारी के लिए, लेकिन यहाँ पे पहला वर्ड याद होना चाहिए, पेमा खांडू सीएम है और 60 सदस्यीय सीट है। पिछले पीवाईक्यूज आप उठा के देखो 2022-23 में डायरेक्टली ऐसे ही प्रश्न पूछे गए, और पीवाईक्यूज हमें यही ट्रेंड एनालिसिस कराते हैं कि कैसे प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है। पेमा खांडू जी ने 13 जून 2024 को लगातार तीसरी बार राज्य के सीएम के पद की शपथ ग्रहण की। कितनी बार बन गए वो सीएम? तीसरी बार। और उन्हें उपराज्यपाल केटी पटनायक ने शपथ दिलाई थी। किसने? उपराज्यपाल केटी पटनायक जी ने उन्हें शपथ दिलाई थी। सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है और यहाँ पे 32 सदस्यीय विधानसभा है। कई बार पूछा जाता है ना कि विधानसभा की न्यूनतम सीट संख्या कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? कमेंट करके बताओ जरा। और मैक्सिमम चलो मैं बताता हूँ 500 से अधिक नहीं हो सकती है। और इसमें सिक्किम आपका अपवाद होता है जिसमें 32 सीटें हैं केवल, तो ये भी मिलान करने के लिए आता है। तो यहाँ पर 32 सदस्यीय सीटें थी।
2 जून को यहां भी मतगणना की गई और यहां भी 11वीं विधानसभा का गठन किया गया। प्रेम सिंह तमांग ही लगातार दूसरी बार राज्य के सीएम बने, यानी ये भी दूसरी बार बन गए। और शपथ किसने दिलवाया? राज्यपाल थे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस के। बनारस में रामनगर का एक किला है, वहीं पर इनका कार्यालय, और ये वहीं के रहने वाले हैं, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में नई सरकार का गठन, 175 सदस्यीय विधानसभा थी और राज्यपाल अब्दुल नजीर ने इन्हें शपथ दिलाई थी। अब देखो, तीनों के मैंने मुख्यमंत्री बता दिए, राज्यपाल बता दिए, विधानसभा सीट बता दी, और ये अगर आप याद रखोगे तो इन्हीं 3 में से कोई एक प्रश्न जरूर बन जाएगा। हालांकि अगर देखा जाए मैगजीन आने तक शायद इनके अध्यक्षों का चयन नहीं हो पाया था, इसीलिए इसमें अध्यक्ष नहीं लिखे गए। जो आई दृष्टि आएगी नई वाली तो उसमें अध्यक्ष होंगे, तो हम इसे एड ऑन कर देंगे। आगे देखो कि चंद्रबाबू ने चौथी बार राज्य के सीएम का पदभार ग्रहण किया, इन्होंने चौथी बार, और इसके साथ ही आंध्र में सर्वाधिक सीएम बनने का भी इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया। चंद्रबाबू के साथ जनसेना के अध्यक्ष पवन कल्याण जी ने राज्य के उप मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। ये वही पवन कल्याण है जिनकी आप साउथ इंडियन मूवी देख के बड़े हुए हो, बहुत अच्छे कैरेक्टर हैं ये। फिर यहाँ पे देखोगे ओडिशा में मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी की सरकार का गठन हुआ और 147 सदस्यीय विधानसभा सीट है वहां पे। 12 जून 2024 को वहां पे गठन हुआ। देखा जाए तो इससे पहले वहां की बीजू जनता दल, ठीक है, नवीन पटनायक जी और उनके फिर पूरा एक तरीके से कहते हैं ना कुनबा ही लेके चल रहा था पूरा उड़ीसा को 20 साल से, लेकिन इस बार उनके गढ़ को तोड़ दिया बीजेपी ने और बीजेपी की पहली बार यहां सरकार बन गई मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में। राज्यपाल रघुबर दास ने मोहन चरण मांझी को राज्य के सीएम के पद की शपथ दिलाई। तो भाई पहली बार बन रहे थे, पहली बार यानी पहली बार ये प्रधान मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आगे देखेंगे भारत और हाँ यहां पे पढ़ना, ये लास्ट वाला लाइन छूट गया था। तो पहला वाला आपका पॉइंट कंप्लीट हो गया और आप इसे किताब में देखोगे ना तो बहुत सारा कचरा मटेरियल लिखा हुआ है, करीब 5-6 पेज इसी पे भरे हुए हैं, लेकिन काम की कितनी थी? वो बस इतनी थी। और इतने में से ही आपका अगर लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव से प्रश्न होगा ना तो गारंटी दे रहा हूं इसमें से कोई भी अलग नहीं जाएगा। बस एक चीज और ऐड कर लेना, अगर आपने पीडीएफ ले रखी होगी तो जिस समय ये बुक आई थी उस समय अध्यक्ष नहीं थे और हमने भी ध्यान नहीं दिया, ये हमारी गलती हो गई कि हमने अध्यक्ष को भी नोट डाउन नहीं किया, वरना इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, मतलब पॉइंट है आपका, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की जो शेख हसीना की भारत यात्रा थी, पीएम हसीना 2 दिवसीय यात्रा पे आई थी 21-22 जून 2024, जब आपके शपथ ग्रहण समारोह भी चल रहे थे। भारत और बांग्लादेश ने तिस्ता नदी के जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए मेगा परियोजना सहित 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यानी तिस्ता नदी का भी विवाद इस बार समझाने की पूरी प्रयास किया गया, लेकिन पता चला शेख हसीना जी का ही तख्ता पलट हो गया। अब तो दोनों पक्षों ने यानी भारत और बांग्लादेश ने डिजिटल क्षेत्र, समुद्री अर्थव्यवस्था जिसे हम ब्लू इकोनॉमी भी कहते हैं, रेलवे, अंतरिक्ष, हरित प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और चिकित्सा जैसे कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अब यहाँ पे इन पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपके लिए जरूरी नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन आप अगर इन चीजों को पढ़े रहोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि किन किन क्षेत्रों में समझौता किया गया है, क्योंकि ये बहुत सारे समझौते थे, किन को पूछ लेगा पता नहीं, लेकिन आपको एक आइडिया तो होना चाहिए। भाई दोनों के पास एक बहुत बड़ी तटरेखा है तो ब्लू इकोनॉमी पे बात होगी, ठीक। भारत लगातार जो है कि नवीकरणीय ऊर्जा पे बात कर रहा है, स्पेस पे बात कर रहा है, तो इन पे भी समझौता होगा। भारत और बांग्लादेश ने राजशाही और कोलकाता के बीच नई ट्रेन सेवा और चटगांव तथा कोलकाता के बीच नई बस सेवा शुरू करने की घोषणा की। यानी बांग्लादेश ने राजशाही और कोलकाता के बीच, जो राजशाही जो बांग्लादेश में जगह है उसके बीच में एक तो ट्रेन चलाने की बात कर दी और चटगांव से कोलकाता के बीच में बस चलाने की बात कर दी गई है। फिर यहां देखो, पीएम मोदी जी ने कहा कि बांग्लादेश से इलाज के लिए आने वाले लोगों के लिए भारत ई मेडिकल वीजा की सुविधा उपलब्ध करेगा। अब प्रश्न क्या बनेगा दोस्तों, अभी हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिक या किस पड़ोसी देश के नागरिकों के लिए ई वीजा मेडिकल की सुविधा दे दी? ऑप्शन नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। आपको लगेगा चारों ही देशों से भारत के संबंध तो अच्छे हैं और वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये याद रख लेना कि बांग्लादेश से आने वाले जो इलाज करने के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स के साथ टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे जरूर इस वीडियोस को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए अधिक से अधिक, क्योंकि हम लोग आपके ही समर्थन और आपके प्यार से ही लगातार काम करने के लिए जुनून लेकर आते हैं, आपसे मोटिवेट होते हैं कि भाई आप लोग अगर हमारा सपोर्ट कर रहे हो तो हम लोग भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी कंटेंट पीडीएफ वगैरह तैयार करके लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरा 1-2 लोगों की कमेंट भी आई थी और मेरे पास पर्सनल कॉल भी आ गया कि सर वीडियो 1.5 घंटे का रखिएगा, 1 घंटे का, कि ताकि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए।
लेकिन मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी होने से बेहतर है कि चीज़ें कितनी समझ में आ रही हैं। और ये ज़रूरी होगा कि जब आपकी वीडियो 40 से 45 मिनट की रहेगी, लगभग 10 क्लास में ही करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी। और सितंबर में नहीं है पेपर, अक्टूबर में है। लेकिन 10 क्लास अगर आप रोज़ रोज़ धीरे धीरे पढ़ोगे, धीरे धीरे समझोगे, तो चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। वरना मुझे क्या 2 घंटे 2.5 घंटे की मैराथन बना दूंगा, सारा का सारा फैक्चुअल है, क्योंकि ये कोई जीएस तो है नहीं कि आप कनेक्ट कर लोगे कि हाँ ये इतिहास, भूगोल, पॉलिटी है। ये तो फैक्ट है ना, आपको हर एक फैक्ट को याद करना पड़ेगा, और मैंने हर लाइन में फैक्ट कहीं ना कहीं छिपा रखा है। तो इसीलिए लिमिटेड रहेगी क्लास, छोटी छोटी क्लास रहेगी, ताकि आपको भी बोरियत ना महसूस हो। चलिए आते हैं कोझिकोड की बात करते हैं। ये भारत का हमारा पहला यूनेस्को का साहित्य शहर घोषित किया गया है, क्योंकि यूनेस्को बहुत अलग अलग जो है कि शहरों की लिस्ट बनाता है, ठीक है। तो उसमें एक क्या होता है, कल्चरल सिटीज की बात करता है, या यूं कहे कि साहित्य की बात करता है। उसमें हमारा कोझिकोड का नाम आ चुका है। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध उत्तरी केरल के कोझिकोड को 23 जून 2024 को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित कर दिया गया है। अर्थात भारत में इससे पहले कोई साहित्य शहर नहीं था। दुनिया में तो रहे होंगे, लेकिन भारत में कोई भी शहर इनके मापदंड पे नहीं उतर रहा था। इस बार उतर गया कोझिकोड। अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क और की साहित्य श्रेणी में स्थान मिला था। और ऐतिहासिक रूप से कोझिकोड को कालीकट के रूप में भी जाना जाता है। ये वही कालीकट है जहां पे वास्को डी गामा पहली बार आता है, और पूरे अंग्रेज, पुर्तगाली सब आके पूरा भारत का बंटाधार कर देते हैं। तो इसी कालीकट का वर्तमान नाम कोझिकोड है। क्लियर होगी बात। और ध्यान देना कि अक्टूबर 2023 में भी क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के रूप में इसे स्थान मिल चुका था। अब आगे बात करते हैं अगर हम अगले पॉइंट की ओर। अगर हम देखें कि कोझिकोड क्यों हमारा फेमस है, तो इसे 2012 में मूर्तियों के शहर के रूप में भी जीआई टैग मिल चुका है। यानी एक टैग मिल चुका था कि यहाँ पे मूर्तियों के शहर के रूप में इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, या पॉइंट है, लोक परीक्षा, जो कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। जैसे नीट की परीक्षा लीक हो गई, ठीक है, और आपके आरओ यूपीपीएससी की परीक्षा लीक हो गई। हालांकि इस पे भी एक अलग से अध्यादेश लाया गया योगी सरकार जी के द्वारा, वो भी मैंने यूपी स्पेशल में कवर किया। यहाँ पर नीट की परीक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, और जो नेट जो करा रहा था, एनटीए जो एग्जाम करा था, उसके भी बहुत सारे एग्जाम के पेपर लीक हो रहे थे। जीआरएफ के पेपर लीक हो गए, नेट वगैरह के। तो उसके बाद सरकार को एक नियम बनाना पड़ा, और इस नियम के क्या क्या प्रावधान है ये बहुत जरूरी है। आप ही लोगों के लिए बने हुए हैं, तो आपको पता भी होनी चाहिए कि आपका अगर एग्जाम पेपर लीक हो रहा है तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं। केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024, अनुचित साधन, ये वर्ड का ध्यान रखना, वर्ड पे बहुत ध्यान रखना है, और इसे लागू कर दिया। इस संबंध में 21 जून 2024 को ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए लाए गए इस कानून में 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपए की जुर्माने का प्रावधान है। 3 बातें याद रखो, अगर सजा देने की बात हो रही है जेल, तो कितने साल की होगी? 10 साल की जेल होगी। जुर्माना अगर वित्तीय रूप से लग रहा है तो आर्थिक रूप से 1 करोड़ का। और कौन सी परीक्षा? अभी तक हमने जो पढ़ा, सरकारी परीक्षा। निजी परीक्षाओं का इसमें नाम ही नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स का नाम नहीं, जबकि यूपी वाले में बोर्ड एग्जाम्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड कर दिया उन्होंने। क्योंकि आप सुनते हो कि इंटर कॉलेज में मैथ का पेपर लीक हो गया, इंग्लिश का पेपर लीक हो गया। सोचो बोर्ड एग्जाम्स में हो रहे हैं दोस्तों। हम लोगों ने जब दिए थे 2006-7 में, 2008-9 में, तो उसमें पेपर लीक नहीं होते थे, तो उसे भी इंक्लूड करना पड़ा योगी सरकार को। आगे देखें, सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर 3 से 5 वर्ष की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। आप ध्यान से समझ लो इन चीजों को, अलग अलग पॉइंट पे। ये जो लिखा हुआ था ना, 10 लाख तक की कैद और 1 लाख करोड़ रुपए का, जो 1 करोड़ का जुर्माना, ये मैक्सिमम था। अब इसमें डिपेंड करेगा आप किस प्रकार का जो है कि करप्शन कर रहे हो, या आप किस प्रकार से पेपर को नुकसान पहुंचा रहे हो। अगर आप अपने स्तर पे, इंडिविजुअल लेवल पर, कोई ब्लूटूथ लगा के जा रहे हो, कोई डिजिटल वॉच पहन के जा रहे हो, या कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन गैजेट लेके जा रहे हो जिससे आप क्या कर रहे हो, पेपर को सॉल्व करने में आसानी, सुविधा प्राप्त कर रहे हो, अर्थात अनुचित साधन का प्रयोग कर रहे हो, तो 3 से 5 वर्ष की सजा और 10 लाख का प्रावधान रहेगा। इसमें नकल पर रोकथाम के लिए न्यूनतम 3 से 5 वर्ष की कैद, और संगठित अपराध में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की जेल और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। संगठित अपराध का मतलब क्या होता है? जब पेपर लीक कराने के लिए बहुत सारे संगठन आपस में जुड़ जाते हैं, यानी सरकारी विभाग के अधिकारी भी जुड़ जाते हैं, जिस स्कूल में पेपर रखा जाता सिक्योरिटी बॉक्स में, वो भी जो है कि जुड़ जाता है, वहां का मैनेजमेंट, कि भाई ठीक है हम आपको पेपर प्रोवाइड करा देंगे 1 घंटे पहले। और जो सरगना इसमें लिप्त रहता है, जो पैसे ले लेके बच्चों से कहता है हम आपको पेपर व्हाट्सएप टेलीग्राम पे पोस्ट कर देंगे, ये सभी संगठित अपराध कर रहे हैं, तो इन सभी के खिलाफ इसकी बात की जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अगले पॉइंट को, पॉइंट नंबर 5।
अब यहाँ पे हम अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। भुज को स्मृति वन, भुज का जो स्मृति वन है उसे भूकंप स्मारक यूनेस्को के खूबसूरत संग्रहालयों में शामिल कर दिया गया। यूनेस्को क्या करता है, विश्व के जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे खूबसूरत जो संग्रहालय होते हैं जिसमें बहुत अच्छी अच्छी यादें शामिल होती हैं, उनको भी वो अपनी लिस्ट में शामिल करता है वैश्विक स्तर पे। अच्छा, यूनेस्को जितनी भी चीज़ों को वैश्विक स्तर पे शामिल करता है तो उसकी जो लिस्ट जारी होती है पूरे वर्ल्ड के सामने जारी होती है। तो बहुत सारे लोग जब भारत हमारे घूमने आते हैं तो वो ध्यान देते हैं कि यार यूनेस्को ने इन शहरों को जो है कि लिस्टिंग किया है, दुनिया में एक अजीब, मतलब कि दुनिया में एक अलग पहचान दी गई है, तो वहाँ घूमने भी जाते हैं लोग, तो इससे टूरिज्म भी बढ़ता है, तो इसीलिए हमारे लिए बेहतर होता है। तो यहाँ पे ये वही भुज है जहाँ पे गुजरात में भूकंप आया था और हजारों लोग मारे गए थे उस भूकंप में, तो उसी से संबंधित यहाँ पे एक संग्रहालय बनाया गया है। भुज की बात करें तो कच्छ जिले में स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की श्रेणी में यूनेस्को के प्रिक्स वर्सल्स पुरस्कार में तीसरा स्थान मिला। क्या नाम है? प्रिक्स वर्सल्स पुरस्कार में तीसरा स्थान। सोचो 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में हमारे संग्रहालय को भी इसमें शामिल कर दिया गया। अब जो भी लोग घूमने आएंगे तो जरूर एक बार वहां जाएंगे घूमने। इस संग्रहालय का डिजाइन अद्भुत है क्योंकि यह हजारों पेड़ों की हरियाली के बीच भुजियो पहाड़ी पर बना है। अच्छा, भुजियो एक पहाड़ी है जो चारों तरफ से कैसे घिरी हुई है, जंगल से घिरी हुई है, और उसी पर इसको बना दिया गया। तो सोचो अगर कोई व्यक्ति गुजरात में उतर के फिर यहाँ घूमने जाएगा तो पहले उसे नेचुरल वादियां मिलेंगी देखने को। उस नेचुरल में जो है कि अंदर जब प्रवेश करेगा पहाड़ी पर तो थोड़ी उसे माउंटेनिंग मिल जाएगी एक तरीके से, और वहां जाके वो इन संग्रहालयों को देख के संवेदनशील होगा उन लोगों के प्रति या उनके परिवारों के प्रति जो उस आकस्मिक तूफान में या भूकंप में गुजर गए या निधन हो गया। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने 26 जनवरी 2001 को कच्छ में आए विनाशकारी भूकंप में मारे गए लोगों की याद में 28 अगस्त 2022 को गुजरात में स्मृति वन भूकंप स्मारक का उद्घाटन पहले ही कर दिया था 2022 में। और ये भूकंप कब आया था? 26 जनवरी 2001। दिन देखो दोस्तों, हमारी आजादी का दिन था, अर्थात गणतंत्र दिवस था, और उसी दिन ऐसा भूकंप आ गया। फिर यहाँ पे अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है, मतलब 6 नंबर का, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी यानी क्लाइमेट वॉच जिसे हम कहते हैं। 23 अप्रैल 2024 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR यानी क्या हो जाएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल को होता है के समारोह के एक भाग के रूप में रफी मार्ग नई दिल्ली में CSIR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेटिक वॉच या जलवायु घड़ी स्थापित की है। ठीक है, एक आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में भी आपने पढ़ा था, सॉरी गुजरात हाई कोर्ट में एक घड़ी स्थापित की गई थी और वो अलग थी। यहाँ पे ये क्लाइमेट वॉच है जो आपके नई दिल्ली में CSIR हेडक्वार्टर में इसको एस्टैब्लिश किया गया। अगले पॉइंट को देखते हैं, तिरुवनंतपुरम से संबंधित है। क्या है भैया? तिरुवनंतपुरम जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा एक है, कहाँ का है? केरल का है। और यहाँ पे ये माना जा रहा है कि जो जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता, यानी जितना भी वेस्ट आता है उसे पूरी तरीके से लोग लैंडफिल कर देते हैं। अब चाहे वेस्ट किसका हो, किसी प्रकार का कचरा हो सकता है, उसको ये लोग पूरा लैंडफिल कर देते हैं और एयरपोर्ट के आसपास ही कर लेते हैं, यानी एयरपोर्ट के ही ग्राउंड में कर लेते हैं। तो कितनी अच्छी बात है, ये पूरा लैंडफिल कर ले रहे हैं पूरे कचरे को, और ऐसा मान्यता प्राप्त करने वाला ये पहला राज्य हवाई अड्डा बन गया। केरल का तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल यानी कि ZWL की मान्यता प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया। और यह सम्मान उसे भारतीय उद्योग परिसंघ, क्या लिखते हैं, कॉन्फेडरेशन इंडियन इंडस्ट्री ITC के सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र से मिला है। किससे? सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा जो जीरो वेस्ट टू लैंडफिल में मान्यता प्राप्त हो चुका है, या ये भी कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट को यूज करके और पूछेंगे कि किसके द्वारा दिया गया, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। और हवाई अड्डों में एक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली जो ISO 14001 अनुपात 2015 मानक का पालन भी करती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। WHO ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को दी मान्यता। क्या कहा? जो हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को अभिषेक मान्यता दे दी। किस प्रकार की मान्यता दी WHO ने? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान, जिसको हम बोलते हैं NIIMH, तो इसे क्या किया गया है, पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO के सहयोगी केंद्र के रूप में नॉमिनेट कर लिया गया। जैसे होता क्या है कि WHO क्या होता है, वर्ल्ड स्तर पे जब भी कोई प्लान तैयार करता है, कोई भी काम करता है, तो सभी देशों में जो सर्वोच्च जो सेंटर होते हैं मेडिकल के या हेल्थ के, उनके साथ एक समझौता करके वर्ल्ड स्तर पे बीमारी या किसी प्रकार की दवाइयों से संबंधित जो भी जानकारियां होती है उनके साथ साझा करते हैं और प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं। तो भारत में भी WHO ने किसे नॉमिनेट कर लिया इस बार? इसे नॉमिनेट कर लिया है।
तो ये चीज याद रख लेना। अच्छा, ये निमहांस नहीं है, निमहांस अलग होता है, ये अलग है, ठीक है। 1956 में स्थापित किया गया था। NIIMH आयुष की विभिन्न डिजिटल पहलों में अग्रणी रहा। जो आयुष मंत्रालय है, जैसे बहुत सारी अलग अलग जो है कि डिजिटल पहल चलाई जा रही है, जैसे कोविड के दौरान कोविन एप्लीकेशन था, या इस समय आभा करके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं जहां पे आप 1 रुपए का पर्चा बनवाते हो लाइन लगवा के, तो वहां पे एक एप्लीकेशन भी है आभा करके, उस पर अगर आप रजिस्टर्ड कर लेते हो तो पर्चा तुरंत बन जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीजों में आयुष मंत्रालय के तहत ये पहल में अग्रणी रहा है। 14 जून 2024 को घोषित किया गया और 4 साल की अवधि के लिए, जिसमें NIIMH ऐसा सम्मान पाने वाला ये तीसरा भारतीय संस्थान बन गया। यानी इससे पहले 2 संस्थान और थे जिनको ये टारगेट दिया गया था। तो सोचो कितने समय के लिए किया गया, केवल 4 वर्ष के लिए किया है WHO ने इस बार। फिर हो सकता है 4 साल के बाद कोई और अगर सेंटर मिला, इसे अच्छा लगा WHO को, तो वो उसके साथ भी करेगा। अब यहाँ पे अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। DD किसान चैनल द्वारा AI एंकर कृषि और भूमि लॉन्च किए गए हैं। ये सीधा प्रश्न पूछ लेगा, मैं सही बता रहा हूं, बस इसी 2 लाइन से ही, इसी से ही प्रश्न बन जाएगा। आप इसे बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलना। क्यों? आप देखोगे DD नेशनल आप लोग पहले देखते होगे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जब आपके घरों में रही होगी, दूरदर्शन, ठीक है, जो दूर के दर्शन कराती थी। और उसी के बाद जो गवर्नमेंट के द्वारा DD के बहुत सारे चैनल आ गए, DD न्यूज, DD संगीत, DD नेशनल, DD म्यूजिक, DD स्टडी, DD एजुकेशन। तो DD एग्रीकल्चर के तौर पे एक DD किसान चैनल आता है, जो किसानों को जानकारी देने के लिए एक AI एंकर, जैसे बैठ के पहले क्या होता था, DD नेशनल पे एक लेडीज या एक जेंट्स आ गया, बिल्कुल एकदम सुस्त आवाज में न्यूज आपको सुना रहा है कि हाँ भाई आज के दिन भर की ये समाचार है। इसी तरीके से अब DD किसान चैनल पे एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त एक एंकर होगा, जो एक कृषि और भूमि, 2 अलग अलग नाम से हैं, ये आपको जानकारी देंगे। दूरदर्शन चैनल DD किसान 26 मई 2024 को अपनी 9वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में पहले AI एंकर कृषि और भूमि को पेश करके एक उल्लेखनीय यात्रा की शुरुआत की। यानी इससे पहले DD किसान चैनल पे कोई ना कोई व्यक्ति या महिला क्या कर रही थी, अपनी जानकारियां शेयर कर रहे थे कि कैसे आपको कृषि में पैदावार बढ़ानी होनी चाहिए, कैसी फसलों का जो है कि सुरक्षा होनी चाहिए, ये सारी चीजें बता रहे थे। लेकिन अब कौन कर रहा है, अब AI करेगा। और क्या नाम है उन AI के, कृषि और भूमि। अब यहाँ पे बात करेंगे, AI एंकर पेश करने वाला DD किसान देश का पहला सरकारी चैनल बन गया। इससे पहले किसी भी चैनल के पास अभी तक AI नहीं है, मतलब AI एंकर। PM मोदी जी के द्वारा 26 मई 2015 को लॉन्च DD किसान देश के किसानों के समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक ये समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम किसकी, रामसर साइट की। वर्तमान में टोटल कितनी रामसर साइट हो गई, 85 रामसर साइट हो गई। तो जरा इसको देखते हैं। बिहार का नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल घोषित हो चुका है। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार में नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर स्थल के तहत आर्द्र भूमि के रूप में जून 2024 में अधिसूचित कर दिया। तो कौन मंत्रालय कर रहा है, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। बिहार में 2 जगह, और कहां पे है ये भी पता चला, कैमूर जिले के अंतर्गत, सॉरी जमुई जिले में आता है। मैं बार बार जो है कि कैमूर बता रहा हूं, टेस्ट सीरीज में ही मैंने बताया, जबकि मुझे कई लोगों ने करेक्ट भी किया, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अपनी गलती मान रहा हूं कि मुझे याद भूल जाता है। दोनों स्थल मानव निर्मित है, यानी नेचुरल नहीं है, ये किसी वजह से व्यक्तियों ने जो है कि तैयार किए, और ये हो गए जो बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में। तो झाझा वन क्षेत्र छोड़ो, जिला याद होना चाहिए। हालांकि जो लोग BPSC का एग्जाम देंगे उन्हें जिला भी पता होना चाहिए, ठीक है। यूपी वालों को तो बस राज्य पता होना चाहिए कहां पे है। बिहार में टोटल अब 3 रामसर साइट हो गई, जबकि इससे पहले 2020 में कांवर झील दी गई थी, जो एशिया की सबसे बड़ी झील मानी गई थी। लेकिन किसके लिए, ये जरा बता देना, किस विशेषता से युक्त थी। शायद गोखुर झील थी क्या, नहीं गोखुर झील नहीं थी, कुछ और थी, उसकी एक विशेषता थी। चलिए, तो यहाँ पे ये बेगूसराय में थी। कौन से बेगूसराय, वही बेगूसराय जहां से कन्हैया कुमार जो है कि लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। ये उनका होम टाउन है। हालांकि मेरा भी एक फ्रेंड है बेगूसराय का, जिसने इस बार लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था। हालांकि वो हार गया, पिछली बार भी लड़ा था, फिर भी हार गया। बात करेंगे देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी होगी। तो भैया जून 2024 तक का रिकॉर्ड जो है, तो यहां पे करेक्ट कर लेना दोस्तों। क्या करेक्शन करना होगा आपको, देखिए जून 2024 तक तो आपकी 82 थी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं अगस्त की, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। जिनके पास PDF और उस PDF के साथ अगर वो क्लास भी कर रहा हूं तो उसको प्लीज देख लेना। कमेंट करने से पहले इस चीज को जरूर करेक्ट कर लेना, मैंने करेक्ट करा रहा हूं। 85 टोटल रामसर साइट हो गई। तो ये जो 3 रामसर साइट बढ़ी हैं, वो कहां कहां बढ़ी हैं। तमिलनाडु में 2 रामसर साइट बढ़ गई है, और एक MP में रामसर साइट आई है। तमिलनाडु वाली जो रामसर साइट है उसका नाम जो है नांजरायन
पक्षी सेंचुरी मतलब पक्षी अभ्यारण्य, और दूसरा है काजू वैली बर्ड सेंचुरी, और जो एमपी में वो तवा के नाम से। ठीक, तो टोटल 3 और बढ़ चुकी हैं। और इसी के साथ अगर आप देखोगे मेरे दोस्त, तो तमिलनाडु में पूरे भारत में सबसे अधिक कितनी रामसर साइट हो गई? 16, और यूपी में अभी भी कितनी है? 10। तो सेकंड नंबर पे यूपी आता है, पहले नंबर पे कौन आता है? तमिलनाडु। और अब टोटल 85 हो गई हैं, तो जरा इसे अपडेट कर लेना। और ये अगस्त 2024 का मैं बता रहा हूं, और शायद अब इससे आगे अगर अपडेट हो भी जाएगा ना, तो अभी एग्जाम में नहीं आएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। नागी पक्षी अभ्यारण्य को भारत के 81वें, जो कि नागी नदी पर बांध बनाकर था, और नकटी पक्षी अभ्यारण्य भारत में 82वें नंबर पे था, रामसर स्थल। लेकिन जो 3 मैंने और बता दिए, 2 तमिलनाडु के, और 85 नंबर पे जो है, 85 नंबर पे वो तवा के नाम से है, और ये एमपी में है। आगे देखते हैं। नागी पक्षी अभ्यारण्य को 1984 में स्थानीय स्तर पर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में भी मान्यता दी जा चुकी थी 1984 में ही। फिर इसी में देखोगे नकटी अभ्यारण्य की बात करें, मतलब नकटी आर्द्रभूमि, जो कि 1984 में पक्षी अभ्यारण्य ये भी घोषित हो गया था। और इस आधार पर अब पूरी दुनिया का अगर हम एक रामसर साइट कैलकुलेट करें, तो भारत में दुनिया के रामसर स्थलों में तीसरा सबसे बड़ी संख्या है। सबसे अधिक यूके में 175, दूसरा मैक्सिको 144, और तीसरे पे भारत और चाइना यहाँ पे 82 दे रहा है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो भारत फिर भी थर्ड नंबर पे रहेगा, क्योंकि अब भारत में 85 हो चुकी है, जबकि चाइना में अभी नहीं हुई इतनी। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं। श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा दिया गया। श्रीनगर को विश्व के स्तर पर शिल्पकारी का दर्जा विश्व शिल्प परिषद WCC द्वारा जून 2024 में श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्रदान किया गया, और यह दर्जा हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देगा। किसको? हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग को। श्रीनगर, जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर के बाद यह सम्मान प्राप्त करने वाला चौथा शहर हो गया। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि जो विश्व शिल्प नगर का जो दर्जा है, वो केवल श्रीनगर को ही नहीं मिला है, इससे पहले 3 और जिलों को मिल चुका है, जिसमें कौन कौन शामिल हो चुके हैं? जयपुर भी है, मलप्पुरम भी है, मैसूर भी है। मैसूर कर्नाटक में, मलप्पुरम तमिलनाडु में, जयपुर आपके राजस्थान में। और अब जो चौथा नंबर मिला है, वो आपके श्रीनगर को दे दिया गया है। किसको? श्रीनगर को। इसके बाद अगर हम देखते हैं, श्रीनगर को 2021 में शिल्प के लिए यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी के रूप में मान्यता दी गई थी, और अब इसे विश्व शिल्प के रूप में भी मान्यता मिल चुकी है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, जो कि आपका क्या है? रामचरितमानस पंचतंत्र सहृदय लोक लोचन। ठीक है, यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में अब ये शामिल हो चुके हैं। 7-8 मई 2024 को मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित यूनेस्को की विश्व संस्कृति या विश्व स्मृति समिति की 10वीं आम सभा में इस क्षेत्र के 20 दस्तावेजी धरोहरों को विश्व स्मृति रजिस्टर, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के रूप में मान्यता मिली है। अभी आपने आरओ एग्जाम्स में देखा होगा 11 फरवरी को कि एमपी में आयोजित स्वच्छ भारत अभियान था या कौन सा था, एक प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, उसमें डेट पूछ ली और आयोजन स्थल पूछ लिया गया, बाकी और चीजें छोड़ दी गई। बहुत सारे बच्चों ने कुछ और रट के गए थे कि किसको पुरस्कार मिला किसको नहीं, और पूछा गया कुछ और। इसीलिए यूनेस्को जैसे शहर जो कि भारत को मान्यता दे रहे हैं, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये वाला समिट कहाँ पे हुआ। तो कहाँ पे हुआ? मंगोलिया के उलान बटोर शहर में आयोजित हुआ था, और 7-8 मई 2024 को इन्होंने विश्व के स्तर पर स्मृति रजिस्टर जिसको नॉमिनेट किया गया। तो इसमें अगर आप देखोगे, सुल्तान का सपना जो कि रुकैया हुसैन का उपन्यास था, तुलसीदास का रामचरितमानस, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, और आनंद वर्धन का सहृदय लोक लोचन, इन सभी को जो है कि इसमें मान्यता दे दी गई है। हालांकि 1992 में यह यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था ये प्रोग्राम, कि हम विश्व के स्तर पर जो स्मृति धारण करने वाले जो धरोहर हैं उन्हें भी हम नॉमिनेट करेंगे। रामचरितमानस मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान जो 1574 ईस्वी में अवधी भाषा में लिखी गई महाकाव्य है। पंचतंत्र लगभग 300 BC में संस्कृत में लिखी गई थी, जो कि विष्णु शर्मा ने लिखी थी। और ये भारत का एक ऐसा साहित्य है जिसकी सबसे अधिक विदेशी भाषाओं में क्या किया गया? अनुवाद किया गया। लगभग 70 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। फिर वहीं आनंद वर्धन द्वारा रचित सहृदय लोक लोचन भारतीय काव्य शास्त्र पर एक ग्रंथ है, और लेखक 9वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर के प्रसिद्ध सम्राट अवंती वर्मन के शासनकाल में रहते थे। आनंद वर्धन ये लेखक हैं, और अवंती वर्मन का जो सम्राट शासन चलते थे कश्मीर में, उनके शासनकाल में रहते थे। अब यहाँ पे हमारा एक अगला पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और साथ में इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा लेकिन सोचने वाली बात है कि भारत लगातार 6ठे वर्ष भी वैश्विक इंटरनेशनल शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष पर है। इंटरनेट शटडाउन का मतलब क्या होता है? जैसे ही भारत सरकार को ये लगता है कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में या किसी राज्य में या किसी जिले में आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं, या सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, या आंतरिक अशांति भंग हो सकती है, किसी भी प्रकार की ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती है, तो सरकार सबसे पहले धारा 144 लगाती है, जिसे हम लोग कर्फ्यू कहते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी चीज, जो भ्रांतियां फैलाने के लिए जो मैसेज
के एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सभी को रोकने के लिए इंटरनेट का शटडाउन कर देती है। यानी वहां पे इंटरनेट की सुविधाएं समाप्त कर दी जाती हैं। आप केवल वॉइस कॉल कर पाते हो, बाकी सारी सुविधाएं बंद कर दी जाती हैं। इसे कहते हैं इंटरनेट शटडाउन। सामान्यतः नॉर्थ ईस्ट जहां पे अफस्पा लगा हुआ रहता है ज्यादातर, या फिर आपकी जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले क्षेत्रों में जहां पे गतिविधियां आतंकवादियों की ज्यादा होती हैं, यहां पर शटडाउन किया जाता है भारत के द्वारा। डिजिटल अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने वाले गैर लाभकारी समूह, जिसका नाम क्या है, एक्सेस नाउ और हैज कीप इट ऑन गठबंधन द्वारा संकलित एक 15 मई को रिपोर्ट जारी की गई। इसने कहा कि भारत लगातार छठे वर्ष भी वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक इंटरनेट बंद करने का आदेश देने वाला देश बन गया। हालांकि कई बार इसमें याचिकाएं पड़ी, कई बार इसमें सुनवाई हुई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई हर व्यक्ति का पर्सनल फंडामेंटल राइट है कि आप उसे डिजिटली रूप से जो है कि इंटरनेट शटडाउन नहीं कर सकते। लेकिन भारत सरकार की भी अपने तर्क है कि भाई आंतरिक अशांति भंग होने के लिए, रोकने के लिए और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए हमें ये करना जरूरी पड़ता है। क्योंकि कश्मीर में क्या होता है ना, सारे लोग गलत नहीं, देखो 10% लोग ऐसे हैं जो तुरंत सबका ब्रेन वॉश करते हैं और तुरंत व्हाट्सएप का मैसेज सर्कुलेट कर देते हैं कि भाई यहाँ पे ये गतिविधि करी जाएगी। इससे पूरे कश्मीर और पूरे भारत का माहौल खराब हो जाता है। तो ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए ये किया जाता है। 2023 की सिकुड़ता लोकतंत्र बढ़ती हिंसा इंटरनेट शटडाउन नाम से एक रिपोर्ट आई थी इनकी, जिन्होंने सीधे कहा कि 2023 में जो डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज हो रही है, सिकुड़ रही है और इंटरनेट शटडाउन की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। और इस स्तर पर रिपोर्ट में कहा कि भारत में स्थानीय शटडाउन की बजाय क्षेत्रीय शटडाउन की प्रवृत्ति बढ़ रही है, मुख्यतः मणिपुर और पंजाब में। आप सोचो पूरे पंजाब में शटडाउन लगा दिया जब किसान आंदोलन था, पूरे जम्मू कश्मीर में लगा दे रहे हो। अरे वहां पे जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, श्रीनगर होगा, जम्मू होगा, बारामल होगा, जो भी अलग अलग हो, उन पर्टिकुलर रीजन में लगाओ ना। आप क्या करो, पूरा क्षेत्रीय शटडाउन या पूरा राज्य ही शटडाउन कर दे रहे हो। अब यहां पे हम आगे देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना के द्वारा भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया गया। क्या नाम है इसका, BHISHM, ये इसकी फुल फॉर्म भी होगी भीष्म। और ये किसने किया, एयरक्राफ्ट ने किया, यानी भारतीय वायुसेना ने किया। पोर्टेबल एक अस्पताल है। भीष्म पोर्टेबल अस्पताल को पैराशूट की मदद से आकाश से धरती पर उतारने का एक सफल परीक्षण वायुसेना के द्वारा आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन 14 मई 2024 को किया गया। कहां पे किया गया, आगरा में किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, यूपी का क्षेत्र कनेक्ट हो गया इससे। साथ ही साथ यहाँ पे पैराशूट का विकास आगरा स्थित हवाई वितरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान के द्वारा किया गया। तो ये जो पैराशूट बनाया गया है ये आगरा में बना। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे इसका उद्देश्य क्या था कि सहयोग, हित और मैत्री के लिए भारत हेल्थ इनिशिएटिव भीष्म, जिसकी इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री पोर्टेबल अस्पताल का विकास स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। भीष्म अस्पताल में शामिल 36 विभिन्न क्यूब बॉक्सेस में एक्सरे, खून की जांच, ऑपरेशन थिएटर, वेंटिलेटर आदि की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जिनका उपयोग गोली लगने, फ्रैक्चर्स या छाती, सिर, रीढ़ की अन्य चोटों के मामले में प्राथमिक उपचार के लिए किया जा सकेगा। अब जैसे हमारे जो जवान होते हैं, चाहे वो एयरफोर्स के हों या हमारे आर्मी के हों, कई बार होता है कि भाई लड़ाई तो किसी को पता नहीं कब हो जाए, तो ऐसे में तुरंत तत्काल प्रभाव से उन्हें फर्स्ट एड ही नहीं, फर्स्ट एड से एडवांस लेवल की उन्हें सुविधाएं मिल जाएं, उनकी जो है कि एक्सरे वगैरह हो जाए, तुरंत उनकी वेंटिलेटर की जांच हो जाए, खून की जांच हो जाए। इन सभी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए भीष्म नाम का एक पोर्टेबल अस्पताल बना दिया भारतीय वायुसेना ने। और भीष्म की फुल फॉर्म क्या वो भी मैंने बता दी। अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। वनाग्नि रोकने के लिए उत्तराखंड का पिरुल लाओ पैस पाओ मिशन। ये क्या, पिरुल लाओ पैसे पाओ, पैस नहीं पैसे पाओ। पिरुल क्या होता है ये भी समझ लो। ये एक मिशन है जो कि 8 मई 2024 को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में वनाग्नि, जो जंगलों में आग लगता है, इसकी स्थिति पर ध्यान रखते हुए पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की। और कहां से किया, रुद्रप्रयाग जिले से किया गया। पिरुल का तात्पर्य होता है पहाड़ों में पाए जाने वाले जो चीड़ के पेड़ की पत्तियों से है। पिरुल की सूखी पत्तियां वनों की आग लगने के लिए सबसे बड़ा कारण होती है। अगर किसी वजह से वहां पे आग लग गई तो जो सूखी पत्तियां होती हैं वो इतनी तेजी से आग पकड़ती हैं कि पूरे जंगल को जला देती हैं। तो इसीलिए कहा गया, इन्होंने कहा, जो मुख्यमंत्री जी ने एक योजना शुरू कर दी, भाई पिरुल लाओ, अर्थात पिरुल मतलब चीड़ के पत्ते लाओ और पैसे पाओ। इससे क्या होगा, जंगलों में जितना भी चीड़ के पत्ते होंगे उन्हें बटोरा जाएगा, एकत्रित किया जाएगा, ताकि आग लगने की संभावनाओं को कम किया जा सके। तो ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि पिरुल लाओ पैसे पाओ योजना किसने शुरू की है। और अगला हमारा पॉइंट चलेगा, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन चुका है। दोस्तों ये बहुत ही गौरवान्वित होने की बात है।
8 मई 2024 को यूके स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी, यूके मतलब उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम ने, एम्बर ने वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 की, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 एक रिपोर्ट जारी की, जिस रिपोर्ट में कहा कि भारत 2015 में वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा उत्पादन में जहां 9वें स्थान पे था, वहां 2023 में इसने जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया सौर ऊर्जा में। यानी मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए गवर्नमेंट के नेतृत्व में लगातार प्रयास किया जा रहा था कि 2015 से ही, जब से सरकार में आए 2014 से, कि हम अपनी जीवाश्मिक ईंधनों की जो निर्भरता है उसको कम करें और सोलर एनर्जी पे हम ज्यादा काम करें। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हमने 2023 में ये उपलब्धि पूरी कंप्लीट कर ली कि हम विश्व के तीसरे नंबर के देश हो चुके हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि कितनी जो है कि उत्पादन हुआ, तो अगर देखो भारत ने 2023 में, केवल 2023 तक नहीं, 2023 में 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा उत्पन्न की है। और यहाँ पे अगर हम पहले, दूसरे, तीसरे की बात करें तो वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट कहती है 2023 में दुनिया के 5 सौर ऊर्जा उत्पादक देश, पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है, और तीसरे पे अब भारत आ चुका है, और चौथे पे आपका जापान, पांचवे पे आपका जर्मनी। तो आज की क्लास दोस्तों कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अपनी क्वेरीज, जो भी आपके फीडबैक हो, सजेशन हो, क्रिटिक्स हो, जो भी चीजें हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अदरवाइज वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर भी अपने आप क्वेरीज पूछ सकते हो, वहां पे भी अपने सजेशन पेश कर सकते हो कि इस क्लास के लिए और बेहतर हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। इतना भरोसा दिला रहा हूं कि आई दृष्टि आएगी, क्रॉनिकल आएगी, उसके नोट्स जो है कि इसमें जरूर इंक्लूड करूंगा मैं, आप परेशान मत हुई, जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे फिर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पीडीएफ के लिए वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो, वहां जानकारी मिल जाएगी।